हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इट। हम लोगों ने दक्षिण भारत शुरू किया था और इससे पहले हम लोगों ने पल्लव और चालुक्य वंश किया था। चालुक्यों में ही भी हमने वातापी के या बादामी के चालुक्य किया था। अब जो नया राजवंश आता है वह है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो राष्ट्रकूट थे ये होते कौन थे, ये थे क्या? तो ये जो चालुक्य हुआ करते थे ये चालुक्यों के सामंत थे। क्या होता है कि जब चालुक्यों की सत्ता कमजोर पड़ती है तो जो छोटे छोटे सामंत हुआ करते हैं वो उभर करके स्वयं को राजा घोषित कर देते हैं। ठीक, तो इनमें सबसे जो प्रमुख आता है वह था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग, इसने राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत या इसी को कहते हैं गुलबर्गा को बनाया। यह कहाँ स्थित था? कर्नाटक में। कर्नाटक। क्या होता है जब आगे चले, इनकी जो राजभाषा थी, कर्नाटक में थे तो ऑब्वियस सी बात है कि राजभाषा क्या होगी? कन्नड़। तो इनकी जो राजभाषा थी वह कन्नड़ हुआ करती थी। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूटों की राजभाषा क्या थी? तो कन्नड़ थी। अब क्या करता है, यह उत्तर की ओर भी आता है, यह मालवा मालवा का अभियान करता है। मालवा का अभियान करता है और मालवा जीतने के बाद हिरण्य गर्भ नामक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। ठीक, और इस यज्ञ में द्वारपाल कौन बने थे? प्रतिहार। तो आपको ये याद रखना है इसके बारे में। अब क्या होता है कि इसके सीक्वेंस के बारे में हमें ज्यादा कुछ खास पता नहीं चलता है। तो जिसके अगले जो राजा के बारे में पता चलता है हमें, वह होता है कृष्ण प्रथम। यह क्या करता है? एलोरा का एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाता है। ठीक, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब इसका जो अगला शासक हमें पता चलता है वह है अमोघ वर्ष। ठीक, इसका नाम है अमोघ। इसने अमोघ वर्ष की उपाधि ली थी। तो उपाधि क्या थी इसकी? अमोघ वर्ष। ठीक, अब क्या होता है, यह अमोघ वर्ष की उपाधि लेता है और यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। जब विद्वान था तो इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे कविराज मार्ग, जिनसेन, महावीराचार्य, आदि पुराण, अमोघ वृत्ति, ये सभी पुस्तकें इसने लिखी हैं। और भी इनकी पुस्तकें थी, प्रश्नोत्तर मलिक। ठीक, तो जो सबसे विद्वान व्यक्ति था, अमोघ था, उसने अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की और कविराज मार्ग, जिनसेन, अमोघ वृत्त, महावीराचार्य, आदि पुराण, प्रश्नोत्तर मलिक, अमोघ वर्ष, ये अमोघ वृत्ति नामक पुस्तकें इसने लिखी। अब क्या होता है कि इसका अगला जो शासक होता है इंद्र तृतीय। जो प्रमुख घटनाएं हैं इस काल की वही मैं बता रहा हूं, हर शासक इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है। तो अलमसूदी अलमसूदी भारत इंद्र तृतीय के समय में ही आया था। ठीक, अब क्या होता है, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है तैलप तैलप द्वितीय। इसकी हत्या करता है कर्क द्वितीय और उत्तरवर्ती, यह क्या करता है? उत्तरवर्ती चालुक्य वंश की
की स्थापना करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहां पर जब तैलप द्वितीय की हत्या होती है तो राष्ट्रकूट वंश समाप्त होता है। तो जो अगला वंश हम पढ़ेंगे वह होता है चोल। चोल जो थे दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा समय तक और सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासक हुए। ये क्या थे कि ये पल्लवों के सामंत थे। ये पल्लवों के सामंत थे और इस वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। तो अगला वंश है पल्लव, सॉरी चोल वंश। चोल वंश, और इस वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने। ये क्या थे? इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत, ठीक। तो जब पल्लव सत्ता कमजोर हुई तो ये उभर करके सामने आए और इनका प्रमुख जो चिन्ह था, चिन्ह यह क्या था? बाघ का। और हमें इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो जो चोलों के बारे में सबसे प्रथम जानकारी हमें मिलती है वह पाणिनि अष्टाध्यायी से मिलती है। इसके बारे में देखते हैं। जो पाणिनि अष्टाध्यायी है इसे संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक माना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। और जो दूसरी जानकारी मिलती है, कात्यायन रचित वार्तिक महाभारत से। और जो तीसरी जानकारी मिलती है वह कहां से मिलती है? संगम साहित्य से इनके बारे में हमें तीसरी जानकारी मिलती है, ठीक। तो विजयालय ने इस वंश की स्थापना की। इनका जो प्रमुख चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वह क्या था? बाघ था। ये पल्लवों के सामंत थे और इनके बारे में जानकारी हमें पाणिनि अष्टाध्यायी, वार्तिक महाभारत और संगम साहित्यों से मिलती है। अब क्या होता है कि इसका अगला शासक आता है, इसका उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम। वह क्या करता है कि इस वंश को, जो पल्लव थे, क्योंकि यह पल्लवों के अधीन था, तो इस वंश को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करता है। तो वह कौन था? आदित्य प्रथम। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। एक एक करके हम सभी राजाओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो अगला शासक आता है आदित्य प्रथम। यह सबसे प्रमुख कार्य क्या करता है कि जो चोल थे, चोलों को क्या करता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। चोलों को स्वतंत्र शासक घोषित किया इसने। इससे क्या फर्क पड़ा? तो जो इनके जो प्रमुख थे, ये किनके सामंत हुआ करते थे? पल्लवों के। तो पल्लवों ने युद्ध किया, पल्लवों ने आक्रमण किया, फिर पल्लवों को भी इसने पराजित कर दिया, ठीक। तो जो सबसे प्रमुख कार्य इसने किया कि चोलों को स्वतंत्र शासक घोषित किया तथा पल्लवों को पराजित किया। और इसके उपलक्ष्य में, पल्लवों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, इसने कोदंड राम की उपाधि धारण की। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है परांतक। इसके काल में जो होता है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, ठीक। तो जब परांतक आता है, ठीक, तो यह बहुत सारे युद्ध करता है। जो पहला युद्ध करता है, यह क्या करता है? मदुरै के पांड्य शासक से, ठीक। मदुरै के पांड्य शासक से युद्ध करता है और युद्ध जीतने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि ये धारण करता है, ठीक। अब जो अगला युद्ध करता है वह किसके साथ करता है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका।
और इसी के समय से क्या होता है कि श्रीलंका भारत का भाग कभी नहीं था। तो जो श्रीलंका था, लेकिन भारत की, दक्षिण भारत की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप हमेशा करता था। तो क्या किया, परांतक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और जो श्रीलंका का शासक था उसे पराजित करके आधा श्रीलंका इसने जीत लिया था। ठीक, और यहीं से श्रीलंका और दक्षिण भारत की संघर्ष की कहानी, दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख चोलों की, चोल और श्रीलंका, इनके बीच में कभी नहीं बनी। ठीक, तो यहां से श्रीलंका और चोलों का रिश्ता खराब होता है। और फिर क्या करता है, जब ये परांतक होता है, कितना 949 में, इसका शासनकाल कब से कब तक का था, 907 ईस्वी से लेकर के 953 ईस्वी तक। ठीक, 949 में क्या होता है, 949 ईस्वी में नरेश कृष्ण तृतीय, नरेश कृष्ण तृतीय क्या करता है, यह कौन होता है, यह राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट यह आक्रमण करता है और परांतक इसमें पराजित होता है। जब पराजित हुआ तो जो उत्तरी चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य, यह क्या होता है कि राष्ट्रकूट जीत लेते हैं और वहां पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आधा साम्राज्य इनका उत्तरी जो साम्राज्य था वो चला गया। इसके बाद ये लगभग 3 दशक तक, 953 से लेकर के आगे तक 3 दशक अर्थात 30 साल तक, ठीक, यहां तक ये चोल साम्राज्य आर्थिक और राजनैतिक दोनों रूप से कमजोर हो जाता है और अपने आप को, स्वयं को बचाए रखने का संघर्ष करता है। अब इसी के बीच में जो शासक आता है, जो सबसे प्रमुख है, जो चोल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करता है, वह कौन होता है, राजराज प्रथम। इसको राजा राज भी कहते हैं कहीं कहीं, तो आपको राजराज प्रथम याद रखना है। तो जो राजराज प्रथम आता है वह क्या करता है, जो चोल साम्राज्य विघटित हो चुका था, जो कमजोर हो चुका था, उसे पुनर्स्थापित करता है और जितने युद्ध परांतक ने लड़े थे उससे भी ज्यादा ये युद्ध करेगा। अब परांतक ने श्रीलंका से युद्ध किया था, किंतु ये श्रीलंका के राजा को हराता है, किसको, महेंद्र पंचम को। ठीक, यह पांड्यचेर चालुक्य, इन तीनों को हराता है, गंग शासकों को भी हराता है। तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो जो शासक था राजराज, इसे राजा राज भी कहते हैं, राजराज प्रथम। ठीक है, यह क्या करता है, यह आता है और जो चोलों का साम्राज्य होता है इसे पुनर्स्थापित करता है। यह चोल शासक ही था। ठीक, 3 दशक बाद यह आता है और चोलों के साम्राज्य को पुनर्स्थापित करता है। जो पहला युद्ध करता है यह, वह चेरों के विरुद्ध करता है। किसके, चेर। ठीक, और चेरों की नौसेना को, कहां पर, कोंडलूर में पराजित करता है और इसके उपलक्ष्य में यह कांडलूर शालय कलम रुत, कांडलूर शालय कलम रुत की उपाधि धारण करता है। ठीक, अब यह शासक क्या करता है, रुकता नहीं है, यह एक एक करके पहले चेरों को हराया, चेर, पांड्य, चालुक्य तथा गंग, इन सभी शासकों को हराता है। ठीक, अब क्या होता है, इन सबको हराया एक एक करके और श्रीलंका का संबंध जो था पांड्य देश के साथ, पांड्यों के साथ में बहुत अच्छा था। तो क्या करता है, यह श्रीलंका इनकी मदद करता है। तो श्रीलंका का जो शासक होता है महेंद्र पंचम, इसे यह हराता है और श्रीलंका पर अधिकार कर लेता है, किंतु बाद में छोड़ देता है। ठीक, अब क्या होता है कि महेंद्र पंचम को हराया इसने,
तो इसकी जो घटनाएं थी, चेर नौसेना को हराया कोंडलूर युद्ध में, ठीक है ना। कोंडलूर शालय कलम रुत की उपाधि इसने धारण की। अब इसके बारे में एक खास बात है कि जब यह जीवित था तभी इसने अपना जो साम्राज्य था अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को सौंप दिया। और राजेंद्र प्रथम ने जो ये महेंद्र पंचम है, ठीक, इसने छोड़ दिया था, जिंदा छोड़ दिया था। किंतु क्या करता है, राजेंद्र प्रथम इसे बंदी बनाकर भारत ले आता है और लगभग 12 वर्ष बाद जेल में ही या कारावास में ही महेंद्र पंचम की हत्या हो जाती है। तो देखते हैं राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल क्या था। अब जो अगला शासक आता है वह क्या है, राजेंद्र प्रथम। इसका पिता राजराज जो होता है वह अपने जीवन काल में ही इसे सम्राट घोषित कर देता है, इसके बारे में सबसे प्रमुख बात है। और इसका जो शासन काल होता है 1013 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक है, ठीक। तो क्या करता है कि यह इसके पिता की जो साम्राज्यवादी नीति होती है इसी पर चलता है और कई सारे साम्राज्यों को जीतना शुरू करता है, ठीक। इसने क्या किया, जो महेंद्र था, महेंद्र पंचम, इसे हराया, अर्थात श्रीलंका को जीता, ठीक। श्रीलंका के किसको, महेंद्र पंचम को हराया और उसे कारावास में डाल दिया, कहां ले आकर, भारत। और इसकी 12 वर्ष बाद लगभग मृत्यु हो गई, ठीक। अब क्या करता है, यह अरब सागर पर अर्थात पश्चिमी अभियान भी एक चलाता है और एक सदिमंतीय द्वीप जीत जाता है। इसके बाद यह पांड्य तथा चेर इन दोनों पर भी आक्रमण करता है, ठीक। इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण है वह क्या है, 1022 ईस्वी में। कब, 1022 ईस्वी में यह गंगा अभियान शुरू करता है, अर्थात उत्तर भारत की ओर चलता है और बंगाल का जो शासक होता है महिपाल या पाल वंश का शासक था, इसको हराता है। और महिपाल को हराने की खुशी में यह गंगैकोंडचोलपुरम नामक नगर बसाता है और स्वयं उपाधि धारण करता है, किसकी, गंगैकोंड की। तो आपको यह याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है, क्या उसका नाम होता है राजाधिराज प्रथम, वह शासक बनता है। किंतु वह बहुत ही कम उम्र में क्या होता है, युद्ध लड़ते लड़ते मर जाता है और उसके बाद राजेंद्र द्वितीय शासक बनता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या है इसके जो अगला शासक है इसका, वो उसका नाम क्या है, राजाधिराज। यह क्या होता है कि 1044 ईस्वी से 1053 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक। किसके विरुद्ध अभियान में, चालुक्यों के विरुद्ध, कोप्पम के युद्ध में किसके, बादाम, इसके चालुक्यों के विरुद्ध, किसके थे, कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान करता है और इस युद्ध में यह मारा जाता है, ठीक। और इसकी जब यह मारा जाता है तो इसका जो छोटा भाई होता है, ठीक, इसका भाई राजेंद्र द्वितीय शासक बनता है। हाँ, उस युद्ध में जो कोप्पम का युद्ध हुआ था वह ये चोल हारते नहीं हैं, राजेंद्र द्वितीय उस युद्ध को जीतता है और युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इसके बारे में ये, और राजाधिराज का सबसे प्रमुख जो कार्य था, इसने पांड्य और श्रीलंका के संघ को तोड़ दिया था, जीता तो तोड़ भी दिया, ठीक। तो राजेंद्र द्वितीय
शासक बनता है, इसका भाई। अब क्या है जो आगे की कहानी कि राजेंद्र द्वितीय क्या होता है कि इस वंश में जितने भी आगे शासक आते हैं वो किसी काम के नहीं होते, अर्थात जो राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, परांतक, ये सब शासक थे, जितने भी युद्ध इन्होंने जीते थे, तो आगे के शासक जो आते थे वह इतने प्रतापी नहीं होते। इनके बारे में हमें कुछ नाम मिलते हैं राजाओं के, वह क्या क्या हैं? वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र, ये तो बहुत वीर थे। इन्होंने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो इतने बड़े वीर थे कि तुंगभद्रा में डूबकर इन्होंने आत्महत्या कर दी। इसके बाद अधिराजेंद्र, ठीक, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, ठीक, विक्रम चोल, इसने एक और कार्य किया। इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को क्या किया? उठाया और समुद्र में फेंक दिया। कहां की मूर्ति थी? गोविंदराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को उठाया और समुद्र में फेंकवा दिया। ठीक, अब क्या होता है, ये सब चलते रहते हैं और इस वंश का अंतिम जो शासक होता है वह क्या होता है? राजेंद्र तृतीय। ठीक, तो यहां पर कंप्लीट होता है चोल वंश। अब चोल वंश का हम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम यहां की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।